हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों का एग्जाम पेट का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं ये आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। यहां पर जो मैथ का क्वेश्चन पढ़ाया गया था, जो मैंने पढ़ाया था मैथ का क्वेश्चन, और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अंक बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा, तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन में डाटा के साथ भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जिसको विश्वास नहीं है वो जा करके मैथ की मेरी क्लासेस देख सकता है। करंट अफेयर जो ब्रह्मास्त्र मैंने लिया था, एक क्लास से दो क्वेश्चन एक एक पारियों में पूछा जा रहा था। आप जा करके मिला सकते हैं वहां से भी, अगर नहीं पूछा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है तो आप वहां से भी जा करके मिला सकते हैं। तो साथियों, हमें स्मार्ट पढ़ाई करने की जरूरत है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह हमें जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस कंपटीशन के जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि 38-39 लाख बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया था। 38-39 लाख बच्चों में लगभग पहले दिन कितने 6 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम छोड़ दिया, दूसरे दिन भी यही कुछ रहा। तो हमें इन सबको बीट करके आगे निकलना है। आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, आज हमसे भी सुन लीजिए। केवल आप लोगों ने एक कहानी सुनी है कि एक ही रेस हुआ था, उसके 4 रेस हुए थे। तो आप सभी चारों रेस हमसे जान लीजिए। पहले रेस में क्या हुआ था कि जब कछुआ और खरगोश की कहानी दौड़ शुरू हुई, तो उसमें क्या हुआ कि खरगोश सो गया बीच रास्ते में जाकर के, और कछुआ चलता गया और वो क्या हुआ, अपनी मंजिल को पा लिया। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, और हमें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमको रुकना नहीं है। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि थको नहीं, रुको नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। दूसरा दौड़ हुआ, तो दूसरे दौड़ में क्या हुआ कि अब खरगोश इसमें चौकन्ना हो गया था और अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, और जब दूसरा दौड़ शुरू हुआ तो कछुआ पीछे रह गया और खरगोश दौड़ करके अपनी मंजिल पा लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मंजिल को जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक रुकना नहीं है, और हमें अपनी गलतियों को वापस नहीं दोहराना है। तो खरगोश ने इस बार वही किया। फिर आई तीसरे दौड़ की बारी। तो जब तीसरा रेस हुआ तो उसमें क्या हुआ, अब ये हुआ कि रास्ता चेंज हो गया। जब तो कहा, कछुए ने कहा कि रास्ता बदल के चला जाए, मंजिल वही लेकिन रास्ता बदल दिया गया। अब कछुआ और खरगोश का जब दौड़ हुआ तो इसमें क्या हुआ, आधे रास्ते जाने के बाद पानी मिल जाता है, तो खरगोश तो उसको पार नहीं कर पाया, लेकिन कछुआ तैर करके पार कर गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमसे कोई कितना भी आगे हो, अगर हम स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस के अनुसार है, तो हमें आगे बढ़ने से, मंजिल प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा तेज आदमी हो, मतलब पढ़ाई में सही हो। अगर हम स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन बीट कर ले जाएंगे। आई चौथे रेस की बारी। चौथे रेस में यह हुआ कि जब कछुआ और खरगोश का दौड़ हुआ तो रास्ता वही था, अब कछुआ और खरगोश एक हो गए, और जब तक जमीन थी तो कछुआ खरगोश के ऊपर आ गया, जमीन को जल्दी से पार कर गए, और जब पानी आई तो खरगोश कछुए के ऊपर आ गया और पानी को भी पार कर गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्तों को, अपने करीब उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो हमारे लिए हितकर हों। ये नहीं कि संगत का देखिएगा बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो हमें उन्हीं दोस्तों को रखना चाहिए जो हमें सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद कर सकें, अन्यथा की बातें न करते हों। आई होप यह पूरा ये आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह एकदम हिट होगा। एग्जाम में पूछे जाने की मतलब पूछा जाता है जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आइएगा शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, आज हम इसका पूरा डिटेल जानेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो संख्या देखिएगा, संख्या दो प्रकार की होती है, संख्या दो प्रकार की होती है, एक काल्पनिक, एक काल्पनिक होती है और एक वास्तविक होती है। वास्तविक, काल्पनिक में क्या है, काल्पनिक में हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें आयोटा आ जाता है, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को वास्तविक पढ़ना है। मान लीजिए घर का कोई मुखिया है, घर का कोई मुखिया है, उसका नाम है संख्या, ठीक, घर का कोई मुखिया उसका नाम है संख्या, उसके दो बेटे हुए, कौन, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। काल्पनिक की शादी नहीं हुई और वास्तविक की शादी हो गई, तो वास्तविक की जब शादी हुई तो इसके भी दो बच्चे हुए, कौन कौन से हुए, तो एक हुआ परिमेय और एक दूसरा हुआ अपरिमेय। कौन कौन से, एक हुआ परिमेय, परिमेय और दूसरा कौन सा हुआ, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक, परिमेय और अपरिमेय। हमें सिर्फ यही वास्तविक संख्या ही पढ़नी है, ठीक है। और अपरिमेय में क्या है, अपरिमेय में क्या है, पहले हम लोग अपरिमेय पढ़ लेते हैं क्योंकि अपरिमेय की शादी नहीं हुई है तो इसकी पीढ़ी यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो हम लोग पहले अपरिमेय को पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है, हम लोग इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, उससे पहले पहले परिमेय का हम लोग फैमिली जान लेते हैं। जब परिमेय की शादी हुई, जब परिमेय की शादी हुई तो इसके तीन बच्चे हुए, कौन कौन से, प्राकृतिक, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इसके तीन बच्चे हुए, परिमेय के तीन बच्चे हुए, कौन, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। और यहीं अपरिमेय के कोई बच्चे नहीं हुए तो इसकी पीढ़ी यहीं समाप्त हो गई और सबकी पीढ़ी यहीं आकर के समाप्त हो गई। तो इस चार्ट के माध्यम से ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से इसको एक एक को देख लेते हैं, परिभाषा के माध्यम से, ठीक। तो आइए चलते हैं, परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q बराबर 0 न हो। क्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q बराबर 0 न हो, वो कैसी संख्या है, तो वो है वास्तविक संख्या, ठीक है, वो है वास्तविक संख्या। जैसे p/q के फॉर्म में 3/5 और कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 5, 5 भी एक वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक रहता ही रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ 22/7 एग्जाम में ये दे के पूछ लेता है कि 22/7 कैसी संख्या है। अभी हम लोग इसका आगे डिटेल भी पढ़ेंगे, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक। इसके साथ साथ -2, -3, 0, यह सब क्या है, यह सब क्या है, तो यह सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में दो हम लोग इसके बच्चे देखे, कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग अपरिमेय को पढ़ लेंगे। तो परिमेय में क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं,
तो आइए परिमेय संख्या जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वो होते हैं जिनको परिमेय में हम लोग क्या देखे हैं, वास्तविक में माइनस वाले भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है, और जो p/q के फॉर्म में नहीं है वो भी आ जाता है। लेकिन परिमेय संख्या में जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q बराबर 0 ना हो। वास्तविक और परिमेय में अंतर समझ लीजिएगा। वास्तविक में सभी संख्याएं आ जाएंगी, यही परिभाषा मैंने वहां भी लिखा था, लेकिन वास्तविक में सभी संख्याएं आ जाएंगी, जबकि परिमेय का कंडीशन अप्लाई है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 3/7, 5/9। आप तो ये बताइए कमेंट करके कि क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? कमेंट करके बताइए कि 5/0 क्या एक परिमेय संख्या है। और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि 0/5 क्या एक परिमेय संख्या है? दोनों बताइए कमेंट करके। 5/0 एक परिमेय संख्या है और उसके अलावा 0/5 एक परिमेय संख्या है, दोनों कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ और संख्याएं देख लेते हैं। कितना? 5, 7, 9, यह सब क्या है? तो यह सब भी एक परिमेय संख्या है। इसके साथ साथ ये देखिएगा 5/0 यहीं पे लिखा है, ये p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन q बराबर क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो यह हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। p/q के फॉर्म में है और q का मान 0 नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए यह क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे 5/0 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखिएगा √9। √9 भी हमारा क्या है? परिमेय है, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, √3 × 3। ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 कोई संख्या, इसके नीचे एक रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा? हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए, परिमेय संख्या में 3 भाग हम लोग जानते हैं। कौन कौन से? अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या के 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। आइए इन सब की परिभाषा देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसी के अंतर आ जाएगा अंतर्गत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन है? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक हो जाएगा? तो इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक, जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, आपने रसगुल्ला खाया 5। कोई आपका दोस्त आके पूछा कितना रसगुल्ला खाए हो, तो आप बता सकते हैं कि मैंने 5 रसगुल्ला खाया। तो वो गिनने के काम में आ गया, तो वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरा कौन सा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब इसका हिंदी अर्थ ही होता है, पूर्ण मतलब पूरा। पूरा कैसे होगा? ये तो अधूरा है। क्या इसमें छूटा हुआ है कि यह अधूरा है? तो इसमें 0 अगर लग जाए तो यह पूरा हो जाएगा। तो इसमें ही हम 0 ऐड कर लेंगे और इसी में 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ पे हो जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक में हमारा कौन आ जाएगा?
पूर्णांक। पूर्णांक में प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक भी होती हैं। कैसे? जैसे इसमें हो जाएगा 0, यहां से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ इनफाइनाइट तक। ठीक, ये हो गया धनात्मक। धनात्मक क्या है? धनात्मक केवल धनात्मक रहेगा तो प्राकृतिक है, लेकिन इसी में अगर हम -1, -1, -2, -3 इसको भी इनफाइनाइट तक ले जाएं तो अब ये क्या हो गया? अब ये पूर्णांक हो गया। मतलब पूर्णांक में कौन आएगा? धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा और शून्य भी आएगा। ठीक, तो आप ये बताइए 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या? कमेंट करके बताइए 0 कैसी संख्या है? प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है? तो 0 देख लीजिएगा, प्राकृतिक को छोड़ करके पूर्ण और पूर्णांक दोनों है। देख लीजिए, पूर्ण में 0 आ गया और पूर्णांक में भी 0 आ गया, तो इसीलिए ये हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा? पूर्ण भी हो जाएगा और पूर्णांक भी हो जाएगा। वहीं अगर -5 की बात करें कि यह एक कैसी संख्या है, तो -5 किसमें आएगा? ये इसमें केवल धनात्मक आता है, इसमें भी 0 से लेकर के धनात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्णांक में माइनस ऋणात्मक भी आता है, तो -5 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक, आई होप यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या? अपरिमेय। अपरिमेय कैसी संख्या? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि 5/0 p/q के फॉर्म में नहीं है ये, तो ये हमारी कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे √3, जैसे √7, जैसे √11, ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। एक बड़ा हिट क्वेश्चन है, कौन सा? पाई। पाई कैसी संख्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई देखिएगा हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या। और इसी का मान 22/7 यह कैसी संख्या होती है? तो यह परिमेय संख्या होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 अगर दिया हुआ है तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई दे के पूछ लिया कि यह कैसी संख्या है, तो यह हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप यह पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। यहीं पे अगर ये तो दे दिया √3, √7, अगर √9 दिया हो, √16 दिया हो, √25 दिया हो, और इसका अगर मान पूछ ले, तो यह पूछ ले कि यह कैसी संख्या है, तो यह देखिएगा यह परिमेय संख्या। क्यों? √3 का मान अभी हमने बताया √9 का मान √3 × 3 हो जाएगा, और 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह 4 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, ऐसे ही। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप यह पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे। आइए अगला पढ़ लेते हैं।
अगला पढ़ लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अगला है सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा सभी संख्याओं को ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो सकें। जो 2 से विभाज्य हो सकें वो कैसी संख्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य हो वह कैसी संख्या होती है, तो वो सम संख्या होती है। जैसे हमारा हो जाएगा 8, जैसे हमारा हो जाएगा 16, जैसे हमारा हो जाएगा 14, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सम संख्या। अब इसी में देख लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। आइए विषम संख्या को देख लेते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, विषम संख्या। विषम संख्याओं में क्या हो जाएगा कि जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्या जो किससे 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो आई होप यह पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कुछ और भी नंबर सिस्टम में बाकी अभी कुछ और क्या बहुत कुछ बाकी रह गया है। अब इसी में दशमलव है, भिन्न है, बहुत कुछ है, मतलब कि बहुत लंबा चैप्टर है। तो हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे इसको। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और उसके पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।